जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज हम ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 17 लेकर आए हैं। इसके पहले हम जो 1 से लेकर 16 तक जो ज्योमेट्री बताए हुए हैं, ज्योमेट्री का जो लेक्चर लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग का दो लेक्चर था 1 और 2, उसमें हम फंडामेंटल बातें बताए हुए हैं ज्योमेट्री का। लेक्चर नंबर 3 से लेकर लेक्चर नंबर 12 तक हम सेंटर्स के बारे में बताएं, जो सेंटर 4 तरह के होते हैं उसके बारे में बताएं। उसके बाद लेक्चर नंबर 13 और 14 में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के कंसेप्ट को सीखे हुए थे। और लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 में सिमिलर ट्रायंगल पर डिपेंडेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम बताए हुए थे जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। और आज का जो लेक्चर नंबर 17 है, इसमें हम लोग सर्वांशम के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको हम जब सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे सिमिलर होने का कुछ कंडीशन। जैसे आपको हम बताए थे कि अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होता है तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर होता है, और जब तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो वह सिमिलर हो जाते हैं। ऐसे हम आपको कंडीशन बताए हुए हैं। अगर आप सिमिलर नहीं पढ़े हैं तो पीछे के क्लास में आप पीछे का जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि जब सिमिलर ट्रायंगल बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ आप ये देखते हैं कि एक जैसा दिखने में लग रहा है कि नहीं। जैसे हम आपको बताए थे कि एक छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, दिखने में तो एक जैसा लग रहा है। और ये सिमिलर कब होगा? जब इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। सबसे बड़ी बात हम आपको ये बात बताए हुए थे सिमिलर ट्रायंगल में। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब बताए हुए थे संगत कोण। जैसे ये इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाता है और ये सिमिलर हो जाता है। लेकिन मैं तो सिमिलर का बात कर नहीं रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंस का बात कर रहा हूँ। एक चीज और बता दूं कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में डिफरेंसेस क्या होता है। जिस तरह से सिमिलर जब हम लोग कर लेते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे आपको हम बताए हुए थे कि ए बी का संगत कौन है? पी क्यू। फिर बी सी का संगत कौन है? क्यू आर। और ए सी का संगत कौन है? पी आर। मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो संगत भुजा अनुपात में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इन रेडियस का भी रेशियो समान होंगे। फिर R1 R2 सर्कम सेंटर जब आपको हम बताए हुए थे, सर्कम सेंटर उसमें हम सर्कम रेडियस बताए थे। इट मीन्स R1 R2 ये भी इसका भी रेशियो समान होंगे। दोनों का पैरामीटर ये पेरीमीटर भी समान होंगे। दोनों का डेल्टा का स्क्वायर रूट भी समान होंगे। फिर आपको हम बताए थे दोनों का मीडियन भी समान होंगे। इस तरह से आपको मैंने बताया था। लेकिन सब ये जो बराबर हो रहा है, क्या बराबर हो रहा है? उसका रेशियो बराबर हो रहा है। सिमिलर ट्रायंगल में रेशियो बराबर होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में रेशियो नहीं, बल्कि ये एक्चुअली में वो देखा जाए तो दोनों का रेशियो है बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या बराबर होगा? इसका मीडियन, अगर मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं फिगर से, तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको हमने पिछला बात बता दिया कि सिमिलर ट्रायंगल में क्या क्या होता है। अगर सिमिलर ट्रायंगल रेशियो में है, सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल अगर है तो उसके जो संगत भुजा होंगे, संगत माध्यिका होंगे, इट मीन्स मीडियन यानी कोरस्पॉन्डिंग मीडियन होंगे, या उसका पेरीमीटर होंगे, या उसका जो एरिया होते हैं उसके स्क्वायर रूट का रेशियो, सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कहने का मतलब सिमिलर ट्रायंगल में सिर्फ रेशियो बराबर होते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में क्या होंगे? आज हम जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस में क्या क्या होने की संभावना है, क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। जैसे हम जब सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट किए थे तो वहां पे हम हल्का एक बात बताए थे थोड़ा सा, कि सिमिलर ट्रायंगल एक जैसा दिखने में लगेगा। जैसे हम, मेरा जो ये हाथ है और आप अगर मेरा लेक्चर देख रहे होंगे तो अपना हाथ देखिए, क्या हम दोनों का हाथ इक्वल होगा? इक्वल तो नहीं होगा, वो एक जैसा दिखने में लग रहा होगा, क्योंकि मेरे पास भी 5 फिंगर है, आपके पास भी 5 फिंगर है, मेरे पास भी अंगूठा है तो आपके पास भी अंगूठा है। कहने का मतलब देखा जाए तो हम दोनों का हाथ एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब कि मेरा हाथ और आपका हाथ
एक जैसा दिखने में लगता है लेकिन एक्चुअली में इक्वल नहीं होता है। तो समरूप में एक जैसा दिखने वाला होता है और सर्वांगसम में एक जैसा दिखने वाला नहीं, वह एक्चुअली में एक जैसा होता है, एकदम इक्वल होता है। तो ना ये सिमिलर ट्रायंगल है, इसमें इक्वल का साइन दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है, सर्वांगसम बन जाता है। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, ये सिमिलर का साइन है समरूप का और नीचे इक्वल का साइन दे देते हैं तो क्या बन जाता है, सर्वांगसम बन जाता है। तो सर्वांगसम में क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो उनके संगत भुजा या संगत माध्यिका या संगत पैरामीटर यानी कोरस्पोंडिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, या उस दोनों का एरिया या दोनों का आपका हाइट एल्टीट्यूड, वो सब आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, इसके पहले जो आपका समरूप होता है उसमें रेशियो इक्वल होते हैं, इसमें एक्चुअली में इक्वल होंगे। जैसे आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दो समरूप त्रिभुज होने का, दो सर्वांगसम त्रिभुज होने का क्या क्या रूल है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर दो त्रिभुज है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और एक त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पे पी क्यू आर है। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले इसके संगत एंगल यानी कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे ए का कोरस्पोंडिंग कौन है, पी, बी का कोरस्पोंडिंग कौन है, क्यू, और सी का कोरस्पोंडिंग कौन है, आर। सबसे पहले तो इसके संगत जो भी कोण है इसमें कोरस्पोंडिंग एंगल वो इक्वल होंगे। आप याद कीजिए सर्वांगसम में भी इक्वल होता था, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, समरूप में और सर्वांगसम में। समरूप में सिर्फ एंगल बराबर होता है, साइड बराबर नहीं होता है। यहाँ पे कोरस्पोंडिंग साइड भी बराबर होंगे, यानी ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये आपका बराबर होंगे किसमें, सर्वांगसम में। समरूप में बार बार बोल रहे हैं, समरूप में रेशियो इक्वल होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में जो भी साइड हो या एंगल हो या इस पे से अगर हम हाइट डाल दें, एल्टीट्यूड यानी A1 मान लीजिए, ये एल्टीट्यूड को A1 मान लिए, इसको मान लीजिए A2, ये भी आपस में बराबर होंगे। दोनों का पैरामीटर आपस में, इट मीन्स पेरीमीटर आपस में बराबर होंगे। दोनों का मीडियन बराबर होंगे। इट मीन्स सर्वांगसम में रेशियो बराबर नहीं होते, एक्चुअली में बराबर होते हैं उसके कोरस्पोंडिंग साइड। आई बात समझ में, सर्वांगसम क्या होते हैं और समरूप क्या होते हैं, समझ गए। दूसरी बात यह है कि जो भी दो फिगर, चूंकि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो त्रिभुज का ही बात करते हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ऐसे ढक लेगा। जैसे हम दोनों का, मेरा जो हाथ है एक दूसरे पर को क्या कर रहा है, पूरी तरह से ढक ले रहा है। आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब आपके दिमाग में ये भी बात उठता होगा कि मान लीजिए एक छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल है, ये तो बड़ा वाला इसको ढक देगा, तो ये ढकना नहीं हुआ, इसको तोपना हुआ, मतलब इसको पूरी तरह से तोप दिया। ढकना है यहाँ, यानी एक दूसरे को, मतलब ये अगर इसको ढक रहा है तो इसको भी ये ढकना चाहिए। आई बात समझ में, तब वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम समझ गए। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो क्या क्या होगा, आपका एंगल इक्वल होगा, साइड इक्वल होगा, एल्टीट्यूड इक्वल होगा, पैरामीटर इक्वल होगा, इट मीन्स पेरीमीटर, मीडियन इक्वल होंगे। यानी जो जो ट्रायंगल में आते हैं सभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं कि बात तो मैंने समझ गया कि अगर सर्वांगसम हो जाएगा तो ये सब होता है, लेकिन आखिर सर्वांगसम होने का क्या क्या कंडीशन होते हैं, अब उसके बारे में जानेंगे। आपको एक बात हम बता दें कि आज के क्लास में हम कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें कॉन्ग्रुएंस पे डिपेंडेड कुछ क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होंगे वो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सर्वांगसम होने का क्या क्या कंडीशन होते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, कोरस्पोंडिंग साइड। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है। अब ये मत समझिए कि बड़ हो गया छोट गया, मान लीजिए दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसा होना चाहिए, पी क्यू आर। तो अगर हम कहें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है, तो कैसे, किस कंडीशन से, तो देखिए अगर यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस एस एस, इसका मतलब हुआ साइड, साइड
और क्या साइड। अब ये साइड 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 कहने का मतलब इसमें ए बी इज इक्वल टू क्या होगा पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्या होंगे क्यू आर और ए सी इज इक्वल टू क्या होंगे पी आर। कहने का मतलब अगर किसी भी दो त्रिभुज का तीनों भुजा, ये त्रिभुज का तीनों भुजा, इस त्रिभुज का तीनों भुजा यानी संगत, ए बी का संगत कौन होगा पी क्यू, बी सी का संगत कौन होगा क्यू आर, ए सी का संगत कौन होगा पी आर। अगर क्रोस्पोंडिंग साइड इट मीन संगत भुजा आपस में बराबर हो जा रहे हैं तो दोनों त्रिभुज क्या कहला लेंगे सर्वांग सम। तो एस 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 का मतलब क्या होता है साइड साइड साइड, यानी दो ट्रेंगल है, दोनों ट्रेंगल का जो तीन तीन भुजा है, तीनों इसमें का एक त्रिभुज का तीन भुजा, इस त्रिभुज का तीन भुजा, तीनों भुजा में जो संगत भुजा एक दूसरे के अगर बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे यानी कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये आपका पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होगा ये भी समझ लेते हैं, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए ये तो पहला कंडीशन हुआ। अब हम लोग दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे एंगल बीच में एंगल दे देगा, बीच में क्या दे देगा एंगल, ये दूसरा कंडीशन है साइड एंगल साइड। अब देख सकते हैं साइड एंगल साइड यानी दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया और यहाँ पे एक और ट्रायंगल बना दिया, ओके। कंडीशन क्या कह रहा है, मान लीजिए ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। कह रहा है कि जो भी दो साइड ले रहे हैं उनके बीच का एंगल, मान लीजिए हम ये साइड इस साइड के बराबर दिखा दिए, ये साइड के बराबर दिखा दिए, तो इन दोनों साइड का बीच का एंगल तो ये होगा, ये वाला तो होगा नहीं। आप समझ सकते हैं अगर ये वाला रहेगा, अगर हम ये एंगल लेंगे तो ये दोनों साइड लेंगे, अगर ये एंगल लेंगे तो ये दोनों साइड लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी जो भी दो साइड लेंगे उसके बीच का एंगल, ये भी एक कंडीशन है कि अगर किसी भी दो त्रिभुज का दो संगत भुजा आपस में बराबर हो और दोनों भुजाओं के बीच में जो एंगल बनता है अगर वो भी बराबर हो जा रहा है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे इसमें आप देखिए अब मान लीजिए आपके सामने फिगर है, इसको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है एस ए एस। तो आप देख सकते हैं यहाँ ए बी किसके बराबर है पी के बराबर, मान लीजिए ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, फिर ए सी किसके बराबर है पी आर के, बचा कौन ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये एंगल है यानी एंगल ए बराबर एंगल पी। यानी अगर ये भी कंडीशन आ जाता है किसी भी दो त्रिभुज में, अगर दो संगत भुजा आपस में बराबर हो जाए और उन दोनों संगत भुजाओं के मदद से जो एंगल बनता है अगर वो भी एंगल बराबर हो जा रहा है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। ये आपका दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है वो भी जान लेते हैं, अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए तो मैंने आपको दो कंडीशन बताया सर्वांगसम होने का, पहला कंडीशन था ट्रिपल एस और दूसरा कंडीशन था एस ए एस साइड एंगल साइड। अब हम लोग तीसरा कंडीशन पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा पे हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो एंगल एक साइड, ओके, ये तीसरा कंडीशन हो गया। जैसे सपोज यहाँ पे दो ट्रायंगल बना दिए, एक यहाँ बना दिए और एक यहाँ बना दिए, ये ए बी सी है और ये आपका क्या है पी क्यू आर है। मैंने क्या कहा दो एंगल, कोई भी दो एंगल मान लीजिए और जो भी एंगल लेंगे संगत, बी किसके बराबर है क्यू के, बी किसके बराबर है क्यू के, और सी किसके बराबर है दोस्तों आर के, सी बराबर एंगल क्या आर, और कोई सा एक संगत भुजा ले लीजिए, मान लीजिए ए बी बराबर क्या हो गया पी क्यू। अब जरा एक बात बताइए, जब ये एंगल बराबर है तो साइड तो बिल्कुल बराबर होगा, ये तो बात समझ रहे हैं, एंगल बराबर है तो साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। कहने का मतलब अगर ये बी एंगल है और क्यू के बराबर है तो हम बोल सकते हैं ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, अगर सी इसके बराबर है, समझ रहा है। हाँ एक चीज और बता दी, जो बी एंगल बन रहा है बी के सामने वाली भुजा कौन है ए सी, तो जब एंगल ये दोनों बराबर है तो इसके सामने ये भुजा है और इसके सामने ये भुजा है, ये भी तो बराबर हो गया। फिर ये जो साइड है ये साइड तो हम बोल ही दिए कि बराबर है, दो साइड बराबर हो गया। थर्ड बात,
कि जब दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये एंगल बराबर है तो इसके सामने ये भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, ये भी तो भुजा बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डबल ए एस में भी आपका ये कंडीशन अप्लाई होता है। मेरा कहने का मतलब समझे कि अगर दो एंगल भी है और एक साइड है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर्वांगसम होने के लिए तीन साइड चाहिए। हमने अगर आपको बताया अभी तीन कंडीशन, पहला एस एस एस, दूसरा एस ए एस, तीसरा डबल ए एस। तो तीनों कंडीशन का मीनिंग क्या समझते हैं कि अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आ गया तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा कंडीशन, तो इस बात को हम फिर से समझाते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल, मान लीजिए ये एंगल बराबर है और एक साइड, कोई भी साइड बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये सब मेन कंडीशन है। और एक चौथा कंडीशन है RHS, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले लिखिए तो आपको बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, एक सबसे जो लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है RHS। इसका मतलब हुआ राइट एंगल यानी समकोण 90 डिग्री, H का मतलब हुआ हाइपोटेनस यानी कर्ण, और S का मतलब साइड यानी भुजा। अब जब राइट एंगल आ रहा है तो 100% वो समकोण त्रिभुज होगा। सपोज ये एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज मैंने यहां बना लिया PQR। पहले क्या करा है कि एक एंगल बराबर दिखाइए, मान लीजिए ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, बराबर हो गया। उसके बाद हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला ये और ये हाइपोटेनस, ये भी बराबर हो गया। और एक साइड, कोई भी साइड, मान लीजिए ये साइड बराबर है। इट मीन्स यहाँ पे एंगल B बराबर एंगल Q है। AC बराबर क्या है दोस्तों, PR, और BC बराबर क्या है आपका, हाइपोटेनस है ये, ओके। और एक BC हमने साइड मान लिया क्या, QR। अब जरा देखिए, ये जो दो साइड है और एक एंगल है, और ये एंगल कैसा है 90 डिग्री, इट मीन्स राइट एंगल है। तो राइट एंगल ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है, और ये कोई साइड है। अगर ये भी तीन कंडीशन आ गया, देख सकते हैं तीन आपका रिजल्ट आ गया, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अब जरा देखिए, आपके दिमाग में ये भी चलता होगा कि तीनों चारों कंडीशन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सिर्फ अभी बता रहे हैं कि सर्वांगसम होने का कंडीशन क्या क्या है। क्योंकि आप कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से याद रखना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट याद नहीं रखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, सॉल्व होंगे टाइम काफ़ी अधिक लगेंगे आपको। तो बहुत कम टाइम में, सेकेंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए ज्योमेट्री का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट को हम समझें, दिमाग में रखें। अगर समझ लीजिएगा तो कंसेप्ट को आप दिमाग में रख लीजिएगा, अगर नहीं समझिएगा तो रटना पड़ेगा, रटिएगा तुरंत भूल जाएगा, क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर करता है, तो आप उसको कंसेप्ट के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि सर्वांगसम होने के लिए कितने कंडीशन चाहिए, चार। क्या, ट्रिपल एस, फिर SAS, फिर डबल AS, एंड लास्ट में RHS। अब एक और बात बताएंगे, याद कीजिए, जब आपको हम सेंटर के बारे में पढ़ाए थे, तो सेंटर जब पढ़ाए थे तो आपको हम बताए थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंटर एक ही जगह होता है, ओके। फिर आपको एस्केलन, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज बताए थे कि सभी सेंटर एक ही जगह मिलते हैं, ओके। फिर जब हम आपके ये ट्रायंगल में गए थे एस्केलन में, यानी विषम बाहु त्रिभुज में गए थे, तो उसमें दिखाए थे, जैसे आपको कितने सेंटर बताए थे, चार सेंटर। कौन कौन, एक बताए थे इन सेंटर, एक बताए थे सरकम सेंटर, एक बताए, सरकम सेंटर को मान लीजिए G, ओके, नहीं उसको G नहीं, H C हो गया।
और उसके बाद हम कहे थे सेंट्रोइड, इट मीन्स जी, और उसके बाद हम बताए थे ऑर्थो सेंटर, यानी ये हो गया अंतःत्रिज्या, अंतःत्रिज्या, और ये हो गया आपका परित्रिज्या, ये हो गया आपका केंद्रक, और ये हो गया लंब केंद्र। तो उसमें हम आपको बताए थे, आप जाके पीछे वाला लेक्चर दे सकते हैं कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों सेंटर मिलते हैं, एक ही लाइन पर, वो भी स्ट्रेट लाइन पे वो मिलते हैं। और उसमें मैंने एक कंडीशन छोड़ दिया था, वो कंडीशन आइसोसेलस में छोड़ दिए थे, क्योंकि आइसोसेलस बताने के लिए मुझे सर्वांगसम का कंसेप्ट चाहिए था। अगर मैं वहां पे बताता तो आपको समझ में नहीं आता। और हम आपको दो चीज बता दिए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंटर एक ही जगह मिलते हैं, और हम स्केलर में जाएंगे विषमबाहु त्रिभुज में, तो वहां पे सेंटर, एक सेंटर को छोड़कर, इन सेंटर को छोड़कर बाकी जो भी सेंटर होते हैं वो एक लाइन में होते हैं। अब मैंने छोड़ा कौन सा सेंटर? इन सेंटर छोड़ा, साथ ही साथ एक ट्रायंगल भी छोड़ा था, उस ट्रायंगल का नाम था क्या दोस्तों? आइसोसेलस ट्रायंगल। कि आइसोसेलस ट्रायंगल में आखिर सेंटर का हाल क्या होता है। आइसोसेलस ट्रायंगल में हम बताएंगे कि सेंटर का स्थान कहाँ होता है। तो इसमें भी देखिएगा सारा सेंटर एक ही जगह आएगा, मतलब कि एक ही इस ट्रायंगल, मतलब क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल में सभी सेंटर पाए जाते हैं। एक ही जगह मिलने का बात मत सोचिएगा, वो इक्विलैटरल में होता है। इसमें आपको एक ही लाइन पे चारों सेंटर आ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपका ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है। जब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो दो साइड बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर क्या? ए सी। ओके, अब क्या करते हैं, इस पर से एक राइट एंगल डालते हैं। ओके, राइट एंगल डाले किस पॉइंट पे? डी पॉइंट पे। इस पे 90 हो गया। एक बात बताइए कि जब ये आइसोसेलस ट्रायंगल है तो जब दो साइड बराबर है तो इसका एंगल भी बराबर होंगे। ध्यान से समझेंगे, एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल में ए डी बी में, ये 90 है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो मान लीजिए इसको अल्फा मान लिए, तो ये भी क्या हो जाएंगे? अल्फा। ये 90 हो गए, ये अल्फा हो गए, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 माइनस अल्फा। उसी तरह से ये भी कितने हो जाएंगे? 90 माइनस अल्फा। इतना बात तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। अब जरा देखिए, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी में, एक बात बताइए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साइड जो है ए डी, इसमें है कि इसमें है कि दोनों में है? दोनों में है, यानी ए डी क्या हो गया? कॉमन हो गया, कॉमन। ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस। और यहाँ पे कह रहा है कि दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएंगे? ए सी। किस हिसाब से? हाइपोटेनस के हिसाब से। और ये आपका 90 डिग्री है, यानी एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये भी बराबर है किससे? 90 डिग्री से। अब जरा देखिए 90 डिग्री मिल गया, यानी आर मिल गया। चलो यहाँ पे आर मिल गया, फिर 90 के सामने वाला, या 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मिल गया। चलिए आर मिल गया, उसके बाद हाइपोटेनस मिल गया, और साथ ही साथ ये जो है एक साइड में मिल गया RHS। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है? सर्वांगसम है। किस हिसाब से? RHS से। किससे? RHS, यानी राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। अब बताइए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो क्या ये डिस्टेंस यहाँ तक और ये डिस्टेंस, यानी हम बोल सकते हैं BD बराबर क्या? DC। BD बराबर CD लिख दीजिए। BD बराबर क्या लिख दीजिएगा? CD लिख दीजिएगा। अब बताइए, एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि आप जब आइसोसेलस ट्रायंगल लिए तो इस दोनों ट्रायंगल में हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिए? सर्वांगसम दिखा दिए, यानी दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो हर एक संगत भाग आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। हमेशा क्रोस्पोंडिंग पार्ट दोनों का आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बात करते हैं कि इस ट्रायंगल में सभी सेंटर इस पर कैसे आएगा।
इसमें कैसे आएगा। एक बात बताइए, जब हम यहाँ से हाइट डालें उससे पहले एक बात बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इन सेंटर, इन सेंटर पढ़े थे। इन सेंटर में क्या पढ़े थे? एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर कैसे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। आई बात समझ में? तो एक बात बताइए, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये भी एंगल बराबर होगा, यानी ये जब एंगल दो बराबर भागों में बटा तो इन सेंटर किससे बनता है? एंगल बाइसेक्टर से। तो आपको यहाँ एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें जो भी इन सेंटर बनेगा वो इन सेंटर क्या होंगे? दोनों के लिए समान होंगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में कहीं ना कहीं आई होगा। कैसे होगा? हम कैसे जाने कि इसमें आई होगा? क्योंकि एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल को बाइसेक्ट करना मतलब एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। तो आप देख सकते हैं यहाँ 90 माइनस अल्फा है, यहाँ भी क्या है? 90 माइनस अल्फा है। जब एंगल बाइसेक्टर मिल गया तो हम लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर के मदद से ही मुझे क्या मिलता है? इन सेंटर मिलता है। एक का काम खत्म। इन सेंटर के बाद किसका बारी होता है भाई? हम लोग बात कर लेते हैं किसी का भी, सपोज हम बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड का, चाहे सेंट्रॉइड का। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको दिखा देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मदद से क्या आता है? सरकम सेंटर। क्या बताने जा रहे हैं? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर मैंने क्या बताना स्टार्ट किया है कि इस ट्रायंगल में इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर सब आके देखिएगा इसी ट्रायंगल में आपको मिल जाएगा। देखिए एक चीज तो मिल गया, इन सेंटर। इन सेंटर कैसे मिला? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। अब सरकम सेंटर कैसे मिलता है? ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर से, और यहां से क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। आई बात समझ में? बाइसेक्टर क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। अब जरा देखिए, जब ये परपेंडिकुलर डाले और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, जब सर्वांगसम हो गया तो ये दोनों भुजा बराबर हो गया। जब दोनों भुजा बराबर हो रहा है इट मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये दो बराबर भागों में बट रहा है तो ये दो बराबर भागों में कैसे बट रहा है? तो इस लाइन से। और ये लाइन कितना का एंगल बना रहा है? 90 का। जब 90 का बना रहा है तो 90 को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, सीधा जो डलाता है, और इसी कारण दो बराबर भागों में बट गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कारण ये दो बराबर भागों में बट गया। और हम ये भी पढ़े हुए हैं जब सेंटर पढ़ रहे थे कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वहां से हमको क्या मिल जाता है? सरकम सेंटर मिल जाता है। आई बात समझ में? यानी इसी ट्रायंगल में आपको क्या मिल जाएगा? सरकम सेंटर भी मिल जाएगा, यानी सी मिल जाएगा। चलिए दो चीज मिल गया। बस हमको यही दिखाना है कि चारों सेंटर का यहाँ कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे, उसके बाद हम लोग मीडियन का बात कर लेते हैं। मीडियन का क्यों बात करेंगे? क्योंकि आपको बताए थे मीडियन से क्या बनता है दोस्तों? सेंट्रोइड बनता है। तो अगर यहाँ पे हम मीडियन इक्वल दिखा दें तो सेंट्रोइड भी इक्वल होगा, 100% होगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे मीडियन का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। तो यार देखिए, तो ये मीडियन ही ना है। कैसे ये मीडियन है? क्योंकि ये दो बराबर भाग में हो गया। जब दो बराबर भाग में हो गया इट मीन्स ये क्या हो गया? मीडियन हो गया। और मीडियन के मदद से क्या बनता है? सेंट्रोइड बनता है, यानी सेंट्रोइड मिलता है। इट मीन्स इसमें जी भी मौजूद है। ओके। एंड सबसे लास्ट में आ रहा है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है? जितने भी एल्टीट्यूड होते हैं इट मीन्स जो भी हाइट होते हैं जहाँ पे मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं? आपके ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो जरा देखिए, जब इस पर से हम लंब डाले हुए हैं उसी तरह इधर से भी, जैसे आपको हम सिखाए हुए थे, इधर से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, फिर इधर से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, फिर इधर से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, और जहां मिलेगा वही क्या कहलाएगा? लंब केंद्र कहलाएगा। तो यहाँ भी मैं यहाँ से अगर खींचा हूँ तो इधर से भी खींच सकता हूँ, इधर से भी खींच सकता हूँ, यानी इसमें जो भी इधर से अगर खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में हो जाएगा, इधर से खींचेंगे तो ये दो बराबर भागों में हो जाएगा। हमने सीधा इसलिए खींचा क्योंकि आपको क्लियरिटी हो, यानी आपको स्पष्ट रूप से क्या करे? दिखाई दे। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो जरा सोचिए, जब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर मिल गया, यानी आपको यहाँ से हाइट मिल गया, इधर से मतलब एक तरफ से दिखा है, उसी तरह से आप इधर से दिखा सकते हैं, इधर से दिखा सकते हैं। जहां मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑर्थो सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो चारों सेंटर होते हैं वो एक ही जगह आकर मिलते हैं, मतलब एक ट्रायंगल में ही वो रहते हैं,
आई बात समझ में? तो आज की क्लास में आपने क्या-क्या सीखा? पहले सीखा कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? उसके बाद आपने सीखा कि कॉन्ग्रुएंस होने का कंडीशन क्या-क्या है? और जब हम कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन पढ़ लिए तो एक टॉपिक आपको हम छोड़े हुए थे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में जो सेंटर होते हैं, वो सेंटर का स्थान कैसा होता है? इसके पहले हम इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज में हम आपको सेंटर का स्थान बता दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, इस पर डिपेंडेंट हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।